पूरी दिल्ली आग की लपटों में झुलस रही थी। दुकानें लूटी जा रही थी। इक्के दुक्के पुलिस वाले असहाय से देख रहे थे। कोई अपने हाथ में ट्रांजिस्टर उठाए लिए जा रहा था, कोई टीवी। पूरी सब्जी मंडी आग की लपटों में घिरी थी। सैकड़ों की तादाद में ट्रक जल रहे थे। अशोक विहार में दीप सिनेमा फूका पड़ा था। जगह जगह कोठियों में आग लगाई जा रही थी। नारायणा की तरफ तो फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां जला दी गईं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हजारों लोगों की भीड़ हाथों में जलती मशालें लिए घूम रही थी कि कोई सामने आए और उसे फूंके। हाथों में सरिये और लाठियां लेकर लोग निकले हुए थे। टैक्सियां और गाड़ियां रोककर पेट्रोल निकाला जा रहा था, जिससे किसी दुकान या आदमी को फूंका जा सके। हमारे सामने ही भीड़ ने सामने जाते हुए उस आदमी को पकड़ लिया। बदकिस्मती से वह सिख था। उसके ऊपर एक ने पेट्रोल छिड़का, दूसरे ने दिया सिलाई लगा दी। उसका पूरा जिस्म लपटों से घिरा हुआ था। खाली खाली डरी सी आंखों से याचना करता हुआ वह कुछ दूर बचने के लिए दौड़ा और सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा। हमारे देखते ही देखते वह सड़क पर आग का गोला बन बिखर गया। उसकी वह खाली आंखें, याचना करती हुई पथराई आंखें बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में चस्पा रहीं और वह दृश्य हवाओं में तैरता परिंदों की तरह फड़फड़ाता बहुत दिनों तक मेरा पीछा करता रहा। मैंने सुरेंद्र से कहा, लौट चलें, अब और नहीं देखा जाता। कहते हैं इतिहास अपने को दोहराता है, पर क्या इतनी क्रूर होती है इतिहास की पुनरावृत्ति? पहली बार अपनी आंखों से देखा। 32 साल पहले भी हिंसा के अंधकार ने इसी तरह बुझा दिया था सत्य, अहिंसा और प्रकाश की आकाश दीप को। तब हमने अपना राष्ट्रपिता खो दिया था। अब यूनान के इतिहास की समस्त बहुश्रुत त्रासदियों के योग से भी कहीं बड़ी त्रासदी की घड़ी, एक और गांधी की शहादत। तब भी अपनों ही के हाथों से चली थी गोलियां और अब भी अपनों ही के हाथों से चली गोलियों ने इंदिरा जी का वक्ष छलनी कर दिया था। मेरी आंखों के सामने घूम गया 3 मूर्ति भवन का वह समारोह, जब होली के बाद हर वर्ष की भांति उस बार भी लोक नृत्यों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कला के प्रति हमारी रुचि थी ही, इसलिए उस बार भी हम लोगों के पास संदेशा आया कि हम कार्यक्रम आयोजित करा दें। कुछ भोजपुरी गानों और नृत्यों का कार्यक्रम रखा गया। हरिवंश राय जी बच्चन की पत्नी तेजी बच्चन सारे इंतजाम की देखभाल कर रही थी। नेहरू परिवार के साथ बच्चन जी के परिवार का इलाहाबाद से ही घनिष्ठ संबंध था। पीछे के लॉन में बैठने का इंतजाम था। नियत समय पर इंदिरा जी आईं, नृत्य और संगीत को सराहा, फिर कलाकारों से बात की और खाने की चाय की मेज की ओर बढ़ गई। तभी उनकी दृष्टि एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो हाथ में आम लिए चूस रहा था और ऐसा करने में आम का रस उसके कपड़ों पर भी टपक रहा था। इंदिरा जी ने हाथ बढ़ाकर मेज से एक आम उठाया और बोली, मैं बताती हूँ कि आम कैसे चूसा जाता है, यूं। और उन्होंने इस तरह आम चूसा कि अंगुलियों के पोर भी गीली नहीं हुई। लोगों ने तालियां बजाईं या शायद कुछ कहा। क्या कहा अब याद नहीं, पर उनका उत्तर याद है। वो बोली, ये तो मेरे बचपन के संस्कार हैं। एक कतरा भी बर्बाद करने वालों से मेरे दादा को सख्त चिढ़ होती थी। उनके रहते मैं जरा भी लापरवाही नहीं बरत सकती थी। वही ट्रेनिंग आज काम आ रही है। और एक दूसरी घटना, अशोका होटल के कन्वेंशन हॉल में किसी विवाह के उपलक्ष्य में स्वागत समारोह का आयोजन था। शहनाई की मधुर तान, फलों के रसों के गिलासों की खनखनाहट, मेहमानों की उन्मुक्त बातचीत और कहकहे। देश के माने हुए राजनीतिज्ञ, मंत्री,
साहित्यकार, पत्रकार, सरकारी अधिकारी और परियों सी सजी धजी महिलाओं की साड़ियों की सरसराहट। अचानक क्लिक क्लिक यानी कैमरों की फ्लैशलाइटें दनादन चमक उठी। सभी आवाजें मद्धम पड़ गईं और फुसफुसाहट हुई कि इंदिरा जी आ गई। मेरे साथ प्रसिद्ध साहित्यकार बलवंत गार्गी की विदेशी पत्नी जीनी थी। भीड़ के साथ मैं और जीनी भी उस जगह खिंची सी चली गई। मैंने देखा उन्हें अनेक महिलाओं और पुरुषों से घिरी खड़ी थी। वो उनके चेहरे पर थी गरिमा और गौरव की दीप्ति। उनके व्यक्तित्व से मौन मुस्कुराहट की किरणें बिखर रही थी। अनायास ही लोगों के हाथ नमस्कार की मुद्रा में उठ जाते। हम लोग एकटक उन्हें देख रहे थे। दूसरे पल पता नहीं कैसे हम उनके पास पहुंच गए। नमस्कार की मुद्रा में जीनी के हाथ उठे हुए थे और वह इंदिरा जी से कह रही थी, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं। आगे वह अपना और परिचय देती कि इंदिरा जी ने सहज भाव से कहा, हर शब्द में स्नेह की ऊष्मा, लेकिन तुम कितनी सुंदर हो। और फिर वह आगे बढ़ गई। कितनी बार उनसे मिली, कितनी बार उन्हें देखा। उनकी अपनी कोठी पर जनता से मिलते, खुले मैदान में छोटी छोटी टोलियों से, आम जनता से, विशिष्ट व्यक्तियों से, कलाकारों से, उनके अपने ऑफिस में हर बार एक नया रूप। पंजाब समस्या पर उनकी चिंता को मैंने बहुत करीब से जाना। उनसे भेंट वार्ता करने उनके ऑफिस पहुंची थी। बातचीत से लगा कि पंजाब को लेकर उनकी चिंता प्रधानमंत्री की चिंता नहीं, बल्कि एक माँ, एक बहन, एक बेटी की चिंता थी। बातचीत के सारे दौर में वह गहरी संवेदना और भावनाओं के साथ चिंतित थी। वह बोली, मिलना जुलना या बातचीत क्या हमेशा किसी मतलब से होती है? इंसानी रिश्ते से भी आदमी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मिल बैठते हैं। पर होता यह है कि मैं भेंट करने को तैयार हो जाती हूँ और अकाली कतरा जाते हैं। किसी बार एक कारण बताकर, किसी बार कोई और कारण बताकर। मैंने कहा, अगर वो तैयार नहीं होते तो ये बात जनता के सामने लाई जानी चाहिए। और उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ये काम तो आप लोगों का है, संचार साधनों का है। मैंने उन्हें बताया कि पिछले दिनों जब मैं बंबई गई थी तो मैंने देखा कि लोग 6 ड्राइवर वाली टैक्सियों में बैठने से कतराते हैं, जबकि कुछ दिन पहले स्थिति ये थी कि यदि टैक्सी का ड्राइवर सिख होता था तो लोगों को राहत मिलती थी कि सरदार जी की टैक्सी में उनकी बहन बेटियां सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचेंगी। उनकी प्रतिक्रिया थी, तभी तो कहती हूँ कि इस बात की सख्त जरूरत है कि पंजाब में और पंजाब से बाहर हमारे जो सिख भाई हिंसा के विरुद्ध हैं, संगठित होकर उग्रवादियों पर जोर डालें। हरियाणा और पंजाब के पीस मार्च का अच्छा असर पड़ा है। लेखक, बुद्धिजीवी, फिल्म अभिनेता, कलाकार और सब जिन्हें देखने सुनने को आम जनता उत्सुक रहती है, यदि पंजाब और हरियाणा में जाकर पीस मार्च में शामिल हो तो सही वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। अजीब उलझन उनके चेहरे पर थी। वो बोली, पिछले दिनों जब अकालियों की अधिकतर मांगे मान ली थी तो इसी बात पर ऐतराज करने लगे कि मांगों को स्वीकार किए जाने की घोषणा गुरुद्वारे से क्यों की। उन्होंने आगे कहा, मेरा कोई इरादा तो था नहीं, पर गुरुद्वारे में जाना हुआ और वहां किसी ने पूछ लिया तो मैंने कह दिया। मैंने इंदिरा जी से कहा, आप तो हर स्थिति की गंभीरता को समझकर निर्णय लेने में कभी देर नहीं लगाती, इस बार ऐसा क्यों? लगभग 1 घंटे की इस बातचीत में मैंने पंजाब की समस्या को लेकर उनकी चिंता और तुरंत उसे निपटाने के लिए उनकी हार्दिक इच्छा को महसूस किया। श्रीमती गांधी की निर्मम हत्या से उनके विरोधी भी हतप्रभ थे। ये बात दूसरी थी कि इंदिरा जी ने सत्ता में बने रहने के लिए संविधान और सत्ता का मनमाना उपयोग किया था, लेकिन शायद ये उस समय उनकी मजबूरी थी। एक सशक्त केंद्रीय सत्ता का होना देश हित के लिए कितना जरूरी है, ये आज
हम बखूबी अनुभव कर रहे हैं। श्रीमती गांधी को निर्मम तानाशाह संविधान की न्यायपालिका की परंपराओं को अपने हित के लिए तोड़ने मरोड़ने वाली हस्ती के रूप में याद किया जाता है। लेकिन आज की परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि कभी कभी स्थिरता और व्यापक देश हित के लिए विशेष कदम उठाने भी जरूरी होते हैं। लोकतंत्र की आड़ में जब विघटनकारी शक्तियां सिर उठा लेती हैं और क्षेत्रीयता के नाम पर केंद्र को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं, तो अंततः देश में अराजकता और अस्थिरता का माहौल बनने लगता है। इन स्थितियों में जनता का विश्वास सरकार पर से उठ जाता है। श्रीमती गांधी ने कम से कम सरकार का सत्ता का वर्चस्व तो बनाए रखा। जिस समय इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव गांधी पश्चिम बंगाल गए हुए थे। राष्ट्रपति जेल सिंह जी भी विदेश में थे। इधर दिल्ली जल रही थी और उधर केंद्रीय मंत्रिमंडल की और कांग्रेस के पदाधिकारियों की औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकें हो रही थी। अफवाहों का बाजार गर्म था। कश्मीरी लॉबी सशक्त पड़ती गई। राष्ट्रपति जेल सिंह के तुरंत स्वदेश लौटते ही राष्ट्रपति भवन में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग की जरूरत भी नहीं समझी गई, वह तो बाद में की गई। राजीव गांधी युवा थे, लोगों की उनसे सहानुभूति थी। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें पेशेवर राजनीतिज्ञों और उनकी सत्ता लोलुप राजनीति से घृणा है। उनकी पत्नी सोनिया गांधी भी उनकी राजनीति में प्रवेश के खिलाफ थी। आम जनता दल बदलू राजनेताओं से ऊब ही नहीं चुकी थी, बल्कि उनके प्रति हिकारत का भाव भी रखने लगी थी। राजनीति का जो दौर चल रहा था, उसमें राजीव गांधी कुछ कर पाएंगे, इसमें संदेह था। फिर भी ताजी हवा का झोंका शायद आशा की किरण बन जाए। इस आधार को लेकर जनमानस में उत्साह का संचार होने लगा। सत्ता में आने के बाद राजीव गांधी ने कुछ साहसिक निर्णय लिए। पंजाब में आतंकवाद जड़ जमा चुका था। श्रीमती गांधी के बाद सिखों के साथ जो कुछ हुआ, उससे एक घिनौने दुष्चक्र ने जन्म लिया और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। राजीव गांधी ने पंजाब समस्या हल करने के लिए ईमानदारी से काम करना शुरू किया। संत हरचरण सिंह लोंगोवाल के साथ उन्होंने एक समझौता किया। समझौते से ऐसा लगने लगा कि शायद पंजाब में हालात सुधर जाएंगे, पर संत हरचरण सिंह लोंगोवाल की भी हत्या कर दी गई। राजीव गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी। वो सोवियत प्रेसिडेंट गोर्बाचोव से मिले, पाकिस्तान भी गए। 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पाकिस्तान यात्रा थी। टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर क्रांति आने वाले युग के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसे राजीव गांधी ने ही समझा और भारत में उसका सूत्रपात किया। वह मन से चाहते थे कि देश में खुशहाली बढ़े। पंचायतों को सबल बनाकर वो भारत के गांवों में राम राज्य की कल्पना साकार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वहां के हालात जानने के लिए आदिवासी क्षेत्रों और गांवों की यात्रा की। वो जानना चाहते थे कि सरकारी योजनाओं का कितना हिस्सा वास्तव में उनके पल्ले पड़ता है। इस क्रम में मुझे राजीव जी को पास से देखने और उनसे बात करने का अवसर मिला और मैंने भारत की जनता के प्रति उनके दर्द को स्वयं महसूस किया। राजस्थान की धरती से जान पहचान हुई थी ठाकुर के माध्यम से। निकट परिचय तब हुआ जब राजीव गांधी की राजस्थान यात्रा में मुझे भी उनके साथ जाने का अवसर मिला। कहीं ऊबड़ खाबड़ धरती और कहीं रेत के गुबार, कहीं कीचड़ सने रास्ते और कहीं चट्टानी पथरीली बंजर जमीन का बेतरतीब सिलसिला। राजस्थान के दूर सुदूर अंचलों में वन फूलों की गंध जैसे छोटे छोटे गांव उनकी आत्मा को छूने और लोगों का दुख दर्द जानने का मौका मुझे राजीव जी के साथ यात्रा करने पर मिला। 8 अगस्त 1985 को
2:05 पर राजीव जी का जहाज उदयपुर उतरा। उनके साथ थी सोनिया गांधी। अन्य लोगों के अलावा उनके साथ पत्रकारों में थे पीटीआई के संवाददाता श्री राव और मैं। उदयपुर से कुछ मिनटों के बाद ही वो खेरबाड़ की ओर चल पड़े और फिर वहां से राबिया गांव की ओर। राबिया 900 लोगों की आबादी, बारिश से भीगी धरती और उत्साह की पुलक से भरी हवा, ढेर ढेर मालाएं जो उन्होंने मृदु मुस्कान और सौहार्द से झुककर गले में डलवाई। वृद्धों के कांपते हाथों को स्नेहपूर्वक अपनी दोनों हथेलियों में थामा। स्त्रियों के झुंडों ने 2 अंगुलियों से कसे रंग बिरंगे घूंघटों की ओट से राजीव जी को निहारा। लोगों ने गुहारें की। अपनी बोली बांगड़ी में वो अपना दुख दर्द, अपनी पीड़ाएं और इच्छाएं उन्हें बता रहे थे। राजीव जी कई गांवों में गए, सुंदरा, माला आदि। समस्याएं ही समस्याएं, रोटी रोजगार की समस्या, पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या, कहीं जहां स्कूल हैं वहां कॉलेज की समस्या, और फिर पहुंच गए खेरवाड़ा से 10 किलोमीटर दूर छाड़ी गांव में। छाड़ी के बाद रास्ता ऊबड़ खाबड़, कहीं कहीं हरियाली भी, पहाड़ी भी, यहाँ वहां किनारों को काटता पानी, कहीं तेज बहाव, कहीं गड्ढे। छाड़ी गांव से बढ़ते हुए राजीव जी ने सहसा दूसरा रास्ता चुन लिया। ऊबड़ खाबड़ और संकरी मेड़ों से घिरा रास्ता, पत्थरों का लंबा सिलसिला, पानी की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। यह धनौला गांव है। जहां तक जीप चल सकी चली और फिर रुक गई। सामने ही एक बड़ा गड्ढा है, उसे पत्थर से ढकने की कोशिश की जाए। उसके पहले ही राजीव जी और सोनिया जी उतरकर तेजी से पैदल ही ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल पड़े। कितना तेज चलते हैं ये लोग। चौकन्नी निगाहों से उस धरती, समाज, आर्थिक स्थिति और समस्याओं का लेखा जोखा लेते हुए वो इतनी तेजी से जा रहे थे कि कई साथी पीछे छूट गए। 1-2 तो गिर भी पड़े। पत्थरों पर फिसलन काफी है, जहां तहां कीचड़ भी। मेरी चप्पल टूट गई। राह में इतना भटकाव आया कि मैं काफी पीछे छूट गई और उस फिसलन में चलना मुश्किल था। वह तो एक आदिवासी लड़के ने आगे बढ़कर हाथ थाम लिया, नहीं तो गिर ही पड़ती। काफिला आगे निकल चुका था। सोच ही रही थी कि क्या करूं। इतने में धनौला गांव के कुछ युवक मिले। उन्होंने मुझे आश्रम में देखा था। बताने लगे कि प्रधानमंत्री गए इस राह से ही हैं, पर लौटेंगे दूसरी राह, उधर गांव की तरफ से। इस राह से उन तक पहुंचना मुश्किल है। मैं तो घबरा गई। क्या करूं? कहीं पीछे छूट गई तो पास में पैसे भी नहीं हैं। कैसे पहुंचूंगी दिल्ली? तय किया कि लौटने वाली राह की ओर ही बढ़ चले। पत्थर, कीचड़, फिसलन भरी डगर की परवाह ना करते हुए। नंगे पैर चलना कठिन था, पर आदिवासी भाइयों के स्नेह ने बांध लिया। मेरी टूटी चप्पल की जगह उसने अपनी रबड़ की स्लीपर दे दी। मेरे ना नुच करने पर बोला, आप तो साहब हमारे मेहमान हैं, हमारी बातें पहुंचाएंगे सरकार तक। और फिर कहीं से एक खटिया लाकर दी। मुझसे बोले, आप बैठिए, वह लोग नहीं मिले तो हम लोग अगले पड़ाव तक आपको मोटरसाइकिल से पहुंचा देंगे। बहुत बातें हुई, वो बातें जो वो प्रधानमंत्री के सामने कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि सामने गांव का मुखिया बड़ी बड़ी आंखों से घूरता जो खड़ा रहता था। उनकी समस्याएं थीं, अच्छी जमीन पटेल हथिया लेते हैं, मारपीट कर जमीन छीन लेते हैं। देश के आजाद होने के बाद से उनके लिए कोई सुविधा नहीं हुई। बेरोजगारों को आज तक कोई रोजगार नहीं मिला। गरीबी इतनी कि खाने पीने के लिए 1 किलो अनाज भी नहीं है। शाम को खाते हैं तो सुबह के लिए नहीं बचता।
दिल्ली से सरकार आने वाली है। उन्हें बताने के लिए 8-10 दिन पहले कंट्रोल का अनाज चालू कर दिया है। सरकार वापस चली जाएगी, फिर बाजार में अनाज बेचेंगे, आदि आदि। मन उनकी वेदना और सरलता से द्रवित हो गया। युवकों का कहना सही निकला। तीव्र गति से लौटती जीपें दूसरी राह से लौटीं। एस्कॉर्ट कार और मेरे बीच फासला काफी था, पर आश्चर्यजनक थी उन आदिवासी ग्रामीणों की संदेश प्रेषण विधि। पल भर में एक लड़का बहुत ऊंचे टीले पर चढ़कर पुकारने लगा, आपके साथ वाले एक यहाँ हैं। और सच्ची कुछ देर में जीप आ पहुंची। मणिशंकर अय्यर जीप में थे। कई भाषाओं के जानकार, चुस्त और हर बारीकी पर नजर रखने वाले। हम पुनः काफिले से जा जुड़े। सारा कार्यक्रम पूर्व नियोजित, पर राजीव जी अचानक किसी अनियोजित गांव की ओर बढ़ लेते। उनकी इस इच्छा से, कार्यक्रमों में फेरबदल से अधिकारियों के चेहरे पर सकपकाहट देखते बनती। मैंने राजीव जी की आंखों में पढ़ा, वह सच को छू लेने की चेष्टा भरी दौड़ थी। ऐसी दौड़ जो किसी चिकित्सक की आंखों में होती है, रोग की जड़ को खोज निकालने वाली तेज नजर। पूरे राजस्थान में हर जगह स्त्री पुरुषों के समूह उस विशाल बगीचे की तरह लग रहे थे, जिसमें जगह जगह रंग बिरंगे कुदरती गुलदस्ते सजे हों।